जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब और आप सभी का स्वागत है एक बार फिर मोहित भारद्वाज ब्लॉग में। हम लोग जहाँ निवास करते हैं उसे धामपुर कहते हैं और हमें बड़ा गर्व महसूस होता है कि हम लोग धामपुर में निवास करते हैं। और गर्व करने की पूरी बात है, वो किस लिए कि धामपुर जो है एक ऐसा ऐतिहासिक नगर है जिसके बारे में जितना बताया जाए उतना कम है। मैं आपको मुख्यतः 2-3 चीज़ें बता देता हूँ। धामपुर के अंदर एशिया की सबसे बड़ी शुगर इंडस्ट्री है हमारे पास, DSM ग्रुप। नंबर 2, धामपुर तहसील पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी तहसील है जिसमें 900 राजस्व ग्राम शामिल हैं। और धामपुर में 6 पुलिस स्टेशन, 2 CO सर्किल और 1 पूर्वी SP तैनात किए गए हैं। और तीसरी बात कि धामपुर के अंदर जो आपके यहाँ रसोई में कढ़ाई इस्तेमाल होती है, जिसके अंदर आप छौंके भूनते हैं, वो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जितनी आप कल्पना कर सकते हो उसका निर्माण हमारे यहाँ धामपुर में किया जाता है। और आज मैं धामपुर का नाम धामपुर क्यों रखा गया, कब रखा गया और किसने रखा, मैं आपको इस बात से रूबरू कराने वाला हूँ। और इस सब के लिए मेरे साथ आज जो हैं वो बाबू गजेंद्र सिंह जी हैं। और गजेंद्र सिंह जी ऐसा नाम है कि पूरे जिला बिजनौर में उनको किसी पहचान की आवश्यकता नहीं है। तो आइए मैं आपका तारुफ करा देता हूँ और मैं आप सबका परिचय करा देता हूँ एडवोकेट गजेंद्र सिंह जी से, जो मेरे साथ में है आज। और धामपुर का जो संक्षिप्त इतिहास है और इतना पुराना इतिहास है उसके विषय में प्रकाश जो है आज बाबूजी ही डालेंगे हमारे। तो बाबूजी, सबसे पहले तो आपको चरण स्पर्श और प्रणाम। नमस्कार आप सबका, दर्शकों को भी मेरा सबको नमस्कार। तो बाबूजी, सबसे पहला जो है प्रथम मेरा प्रश्न आपसे ये है कि जहाँ धामपुर हम और आप निवास करते हैं इसका इतिहास क्या है और धामपुर किसने बसाया, कब बसाया और इसका नाम धामपुर क्यों रखा गया? देखिए, ऐसा है, अयोध्या नगरी विश्व प्रसिद्ध नगरी है। आजकल श्री राम जी का वहाँ मंदिर बन रहा है। ये माना जाता है कि काफ़ी समय पहले श्री राम जी के वंशज वहाँ से कुछ वंशज यहाँ आए और आज जिसे हम गढ़वाल हिल्स कहते हैं या कुमायूं हिल्स कहते हैं, तो यहाँ पर खस राजाओं का राज्य था। उन्होंने उनसे लड़ाई लड़ी, खस राजाओं को पराजित होना पड़ा और उन श्री राम जी के वंशजों ने यहाँ पर अपना राज्य स्थापित किया। तो आज यहाँ गढ़वाल हिल्स में जोशी मठ है, इसके आसपास में कार्तिकेयपुर हुआ करता था, वहाँ पर उन लोगों ने अपनी राजशाही स्थापित की, इसलिए उन्हें कत्यूरी कहा गया। कालांतर में आगे चल के ये कत्यूरी राजवंश हुआ। इसमें कई राजा हुए और एक राजा इसमें प्रीतम देव नाम के हुए। उनकी कई रानियाँ थीं, उसमें छोटी रानी थी मोला देवी। मोला देवी को संतान नहीं थी, वो बड़ी दुखी रहती थी। उसने काफ़ी लोगों से पूछा कि भाई मैं क्या उपाय करूं। उन्होंने कहा कि भाई मंदिर जाया करो, व्रत रखा करो, पूजा करा करो, उपवास करा करो। फिर एक बार कुछ लोगों की मंडली आई, गुरु लोगों की, साधु सन्यासियों की। उन्होंने वहाँ विश्राम किया। चलते समय जब उनके सामने ये प्रश्न आया तो उन्होंने ये सलाह दी कि राजा, तुम अपनी रानी को अपने चारों धाम की यात्रा के लिए व्यवस्था करा दो। उनके आदेश मानने के बाद रानी मौला देवी अपना राज व्यवस्था के अनुसार चारों धाम की यात्रा करने के लिए निकल गई। और काफ़ी समय के बाद जब वो चारों धाम की यात्रा करके सकुशल वापस अपने वहाँ पहुँची राजभवन में, तो उसके बाद अपने पति के साथ वैवाहिक जीवन पुनः संपन्न किया और प्रभु की कृपा से वो समयानुसार उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। क्योंकि चारों धाम की यात्रा करने के बाद उस पुत्र का जन्म हुआ था, तो वहाँ लोगों ने उसका नाम राजा धर्मदेव रखा। कुछ इतिहासकारों का कहना ये भी है कि उसका नाम राजा धर्म सिंह था, लेकिन आगे चल के कत्यूरी राजवंशियों के जो नाम का सरनेम आखिर में लिखा जाता है सिंह या देव, उसके अनुसार उनके यहाँ कोई सिंह नाम वाला राजा नहीं हुआ। तो ये माना गया कि वो राजा धर्मदेव थे, उन्होंने ही धामपुर की स्थापना की। अब इतिहासकारों का मानना है कि भाई कब हुई, कैसे हुई होगी, तो सन 1000 और 1020 के बीच का काल माना जाता है जब इस धामपुर की स्थापना उन लोगों ने की। और उसके पीछे भी विशेष बात ये थी कि जाड़ों में जब पहाड़ों के अंदर ज़्यादा बर्फ़ गिरती थी, अधिक ठंडक होती थी, तो वो लोग परिवार सहित और अपने पशुओं के सहित, अपनी सेना के सहित वो मैदानों में आ जाते थे। तो यहाँ पर जो बस्ती बसी, उसी उद्देश्य से उसको कालांतर में चल के धर्मपुर कहा गया और आगे चल के आज उसका नाम धामपुर है। तो बाबूजी, धामपुर का जो इतिहास है वो लगभग कितने वर्ष पुराना होगा? हाँ, आप समझ लीजिए सन 2022 चल रहा है और इसकी स्थापना अगर 1018 या 1020 के आसपास हुई हो तो 1000 साल से ज़्यादा पुराना हो गया है हमारा नगर। तो धामपुर जो है वो आपका 1000 वर्ष पुराना नगर है हमारा, जहाँ हम लोग निवास करते हैं।
और ये बड़ा गर्व का विषय है हम लोगों के लिए, आप सभी के लिए। और बाबूजी दूसरा प्रश्न जो मेरा ये है कि धामपुर नगर में जो है, धामपुर तहसील में 900 राजस्व ग्राम हैं, तो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी तहसील है धामपुर, तो इसके विषय में बताइए आप हमें। हाँ, मुझे ये गर्व प्राप्त है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, राजस्व विभाग में मैं वकालत करता हूँ और तहसील और एसडीएम कोर्ट के द्वारा ही तहसील का नियंत्रण होता है। 900 से अधिक राजस्व ग्राम हैं और 1986 में मैं इस जिले बिजनौर की सबसे बड़ी तहसील और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी तहसील धामपुर के वकीलों की जो यूनियन है बार एसोसिएशन धामपुर, इसका मैं 1986 में एडवोकेट होने के नाते अध्यक्ष निर्वाचित हुआ, तभी से वकालत कर रहा हूँ। हमारे क्षेत्र के अंदर 6 पुलिस थाने हैं, 2 पुलिस के सीओ रहते हैं, एक एसपी पूर्वी रहते हैं, एक एसडीएम मेन रहते हैं, एक एसडीएम जुडिशियल रहते हैं और इसी तरह से 4 नायब तहसीलदार, एक तहसीलदार और एक तहसीलदार जुडिशियल हमारे यहाँ कार्य करते हैं। तो बहुत बड़ी तहसील है हमारी, हमें इसका गर्व हासिल है। और अगला प्रश्न बाबूजी मेरा ये है कि धामपुर में आज़ादी के पश्चात जो नगर पालिका का प्रथम चुनाव हुआ वो कब हुआ, और धामपुर का प्रथम जो चेयरमैन नियुक्त हुए वो कौन हुए? ऐसा है कि जो रिकॉर्ड नगर पालिका धामपुर के कार्यालय के बाबुओं के द्वारा दिखाया और बताया जाता है, उसमें ये बताया जाता है कि धामपुर में नगर पालिका की स्थापना सन 1916 ईस्वी में हुई। इसका पुराना कार्यालय किराए के मकान में बड़ी मंडी में धामपुर में चलता था और 1926 में का रिकॉर्ड मिलता है, जो आज भी मौजूदा चेयरमैन श्री राजू गुप्ता के कार्यालय में कुछ शिलालेख लगा हुआ है या बोर्ड लगा हुआ है, उस पर लिखा हुआ है साहू चंडी प्रसाद जैन, उसमें लिखा हुआ है कि वो चेयरमैन थे सन 1926 में। 1933 में उनके मुनीम बाबूराम जी यहाँ पर चेयरमैन हुए और ये आवश्यकता हुई कि किराए के मकान के बजाय नगर पालिका का अपना ही कोई भवन होना चाहिए, तो मौजूदा भवन के स्थान पर एक हॉल की स्थापना के लिए यहाँ पर शिला पूजन हुआ। उसका बोर्ड अंग्रेजी भाषा में नगर पालिका के हॉल के बाहर बरामदे में आज भी लगा हुआ है। उसके बाद वो हॉल बन के तैयार हुआ। 1953 में भारत के आज़ाद होने के बाद 1953 में धामपुर में चेयरमैन का डायरेक्ट चुनाव हुआ। डायरेक्ट का मतलब ये है कि प्रत्येक नागरिक ने उसमें वोट डाला और चौधरी कुलमणि सिंह संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, जिसका चुनाव चिन्ह बरगद का पेड़ था, उस पर उन्होंने विजय हासिल की, वो चेयरमैन हुए। और 26 जनवरी 1954 को राष्ट्रीय ध्वज इस हॉल पर फहराकर चौधरी कुलमणि सिंह और उनकी टीम ने यहाँ पर इसका नाम सुभाष हॉल किया। उसका शिलालेख नगर पालिका के बरामदे में आज भी मौजूद है। और बाबूजी चौधरी कुलमणि सिंह जी का जहाँ तक मैंने पढ़ा है उनके विषय में, तो बाबूजी वो आपके ससुर साहब थे। हाँ, चौधरी कुलमणि सिंह की पुत्री से मेरा विवाह सन 1973 में हुआ और इमरजेंसी लगने पर मुझे वो 1975 में धामपुर रिवा लाए। उन्होंने ही मेरी वकालत यहाँ पर शुरू कराई तहसील में। ये बात सच है? हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है। मैं काफ़ी तैयारी करके आया हूँ बाबूजी आज। तो बाबूजी अगला सवाल मेरा ये है कि जो भगत सिंह चौक है धामपुर में, वो उससे पहले जो सेवा समिति का भवन है उसके विषय में भी आपने बता दिया हमें। देखिए जहाँ है वो कब बना था? देखिए जहाँ तक सेवा समिति का है, सेवा समिति की स्थापना तो काफ़ी पहले हो चुकी थी, लेकिन उसकी मीटिंग कभी कहीं हो जाती थी, कभी कहीं हो जाती थी, कोई निश्चित स्थान नहीं था। तब यह तय किया गया धामपुर के व्यापारियों के और उद्योगपतियों के द्वारा कि सेवा समिति का अपना कोई निजी भवन बनवाया जाए। उसके लिए जब कोई आदमी नहीं आया तो मेरी पत्नी के पिताजी चौधरी कुलमणि सिंह, उनके पिताजी चौधरी उमराव सिंह, मैसर्स उमराव सिंह कुलमणि सिंह के नाम से खादी की एक बहुत बड़ी फर्म हुआ करती थी, उस फर्म ने ये बीड़ा उठाया कि भाई इस 2 मंजिले हॉल का निर्माण हम करा देंगे। 1941 में उस फर्म ने यहाँ पर सेवा समिति हॉल का निर्माण कराया। उसका शिलालेख आज भी मौजूद है। और बाबूजी अगला सवाल फिर आपसे एक और मेरा कि धामपुर में एक बहुत पुरानी मस्जिद है जिसे वर्तमान में जामा मस्जिद कहा जाता है, और जो धामपुर में फल चौक है, फल चौराहा कहते हैं, वो वहाँ पे स्थापित है। और मैंने ऐसे सुना है, मैंने देखा तो नहीं है, कि उसके अंदर एक जो है शिला पट है जिस पे ये लिखा हुआ है अरबी में। मुझे अरबी पढ़नी नहीं आती है एक्चुअली, तो मैंने जो मेरे दोस्त हैं उनसे मैंने पता किया था कि तो उसमें अरबी में ये लिखा हुआ है कि धामपुर नगर और थाना शेरकोट। तो बाबूजी इस बात में कहाँ तक सच्चाई है? देखिए, जब यहाँ हमारे इस क्षेत्र में रुहेला सरदारों का राज्य था
और उसी के नाम पे इस डिवीज़न का नाम रोहेलखंड पड़ा, जिसका सदर मुकाम बरेली में हुआ करता था। और जब बरेली में यूनिवर्सिटी बनी तब उसका नाम रोहेलखंड यूनिवर्सिटी रखा गया, बाद में एमजेपी उसमें और जोड़ दिया गया। तो हमारा क्षेत्र भी उसी में था। उस ज़माने में नजीबाबाद के अंदर नजीबुद्दौला नाम के नवाब हुआ करते थे और संभल में राज हुआ करता था, और संभल राज्य के अंतर्गत ये सारा क्षेत्र आता था। और तब धामपुर जो था वो शेरकोट थाना और शेरकोट परगने के अंतर्गत शामिल था। तो वो शिलालेख लगा हुआ है जो 1703 में नजीबुद्दौला वगैरह ने एक मस्जिद बनवाई, वो आज फल चौक पर जामा मस्जिद के नाम से मशहूर है। काफ़ी पुरानी और महत्वपूर्ण है, इस्लाम धर्म की वो महत्वपूर्ण और पवित्र मस्जिद मानी जाती है। उसके अंदर कोई शिलालेख है ऐसा मैंने भी सुना है, लेकिन मैं वहाँ कभी अंदर नहीं गया हूँ। और बताया जाता है कि उस शिलालेख से ये पता चलता है कि परगना व थाना शेरकोट और चौकी धामपुर और नगर धामपुर। तो देखिएगा, ये जो एक फैक्ट था ये भी चेक कर लिया हमने, रियल फैक्ट है ये, शिलालेख और धामपुर थाने वाली जो बात है। और बाबूजी अब अगला सवाल आपसे है कि धामपुर में अशोक स्तंभ स्थापित है बड़ी मंडी में, जिसे हम मंडी मारकंज कहते हैं, तो उसकी स्थापना कब की गई और किन परिस्थितियों में की गई? देखिए ऐसा है, ये भी एक बहुत ही गर्व की बात है कि अशोक का जो स्तंभ था उसको भारत की आज़ादी के साथ हम लोगों ने राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया। वही सब जगह इस्तेमाल होता है। तो जब इमरजेंसी लगी 1975 में, 13 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई। उस इमरजेंसी के दौरान ही धामपुर के लोगों का विचार आया। बाबू क्रांति कुमार कांग्रेस के एमएलए हुआ करते थे और उन्हों के प्रयत्नों से ये मंडी मारकमगंज, जिसे बड़ी मंडी कहा जाता है, उसमें अशोक स्तंभ बनाया गया। और 1976 में 15 अगस्त को के दिन जब स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, तब उन्होंने बाबू क्रांति कुमार विधायक जी ने इसका उद्घाटन किया, जो आज भी मौजूद है। और आसपास के शायद 50-60 जिलों में ऐसा स्तंभ नहीं है। और बाबूजी धामपुर के विषय में एक बात और विख्यात है कि आज़ादी के पश्चात जो चुनाव हुए उसमें धामपुर से 2 एमएलए निर्वाचित किए गए, तो वो क्या मामला था? देखिए ऐसा है कि ये चुनाव की प्रक्रिया का एक आवश्यक अंग होता है कि जो जिलाधिकारी कलेक्टर होते हैं वही जिला निर्वाचन अधिकारी होते हैं, और चुनाव लड़ने के लिए सरकारी मशीनरी को इंतजाम करने के लिए और जो उम्मीदवार खड़े होते हैं उनकी सुविधा के लिए वो पूरे ज़िले को में निशान लगा करके जितने विधानसभा क्षेत्र होते हैं उनको अलग अलग चिन्हित करते हैं। तो रामा इलेक्ट्रिक प्रेस लखनऊ में जिले बिजनौर का 1952 का एक चुनाव का नक्शा तत्कालीन कलेक्टर ने छपवाया था। उसका एकमात्र कॉपी मेरे संग्रह में मौजूद है, आज वो और कहीं उपलब्ध नहीं है। उसके अनुसार 6 हलके रखे गए थे, यानी 6 विधानसभा क्षेत्र बनाए गए थे, जिसमें एक धामपुर भी शामिल था। लेकिन धामपुर में 1 लाख से अधिक वोटर संख्या होने के कारण हमें ये गर्व मिला था कि एक साथ 2 विधायकों के लिए उस ज़माने के वोटरों ने मतदान किया था। एक विशेष बात ये थी कि जहाँ 2 थे, पूरी यूपी में 33 सीट ऐसी थी जहाँ डबल एमएलए चुने गए थे, उसमें एक धामपुर भी था। तो 2 में एक हरिजन होना चाहिए था अनुसूचित जाति का, एक सामान्य जाति का। कांग्रेस ने दोनों सीटें जीती थी। बाबू खूब सिंह सामान्य जी सीट से चुने गए थे और बाबू गिरधारी सिंह अनुसूचित जाति वाली सीट से चुने गए थे। चलिए, इस बात में भी सच्चाई है, बाबूजी ने अपनी बातों से सिद्ध कर दिया। ये दूसरा, महात्मा गांधी का धामपुर आगमन हुआ था, ऐसा हमने सुना है। और बाकी जो है बाबूजी बताएंगे इस विषय में कि कब हुआ था और किन स्थितियों में हुआ था। ब्रिटिश हुकूमत के ख़िलाफ़ भारतीय जनमानस में जन जागृति फैलाने के लिए कांग्रेस राजनीतिक दल के द्वारा अपने विभिन्न नेताओं को भारत के विभिन्न अंचलों में भेजा गया था। तो महात्मा गांधी जी, हालांकि महात्मा जी उस वक्त तक गांधी जी नहीं थे, वो केवल श्री मोहनचंद करमचंद दास बैरिस्टर ही थे, लेकिन फिर भी हम आज चूँकि उन्हें महात्मा गांधी जी कहते हैं, उसी सम्मान के साथ मैं उनको उद्बोधन करूँगा। महात्मा गांधी जी 13 अक्टूबर 1929 को मुरादाबाद से चलकर धामपुर आए रेलगाड़ी के द्वारा। वहाँ से उनको लेकर के मोटर कार के द्वारा, जो रानी साहब के बंगले से मंगाई गई थी, केएम इंटर कॉलेज तक ले जाया गया। केएम इंटर कॉलेज का नाम उस ज़माने में केएम इंग्लिश हाई स्कूल हुआ करता था। वहाँ और उनके साथियों को ठहराया गया। वो चूँकि काफ़ी कई दिनों के यात्रा के बाद आए थे, उनकी दाढ़ियाँ शेविंग बढ़ी हुई थी, तो निरंजन भाई को बुला करके उनकी शेविंग कराई गई और उन्होंने मुल्तानी मट्टी से उनका शेविंग किया। गांधी जी ने उसको बहुत पसंद किया। गांधी जी की इच्छा पर ही उनके लिए गाय या भैंस के दूध के अलावा बकरी का दूध मंगवाया गया, जिसका चिट्ठा बाबू राम निवास गुप्ता
ने जारी किया था और चौधरी कुलमणि सिंह के पिताजी चौधरी उमराव सिंह उस स्वागत समिति के सदस्य थे। डॉक्टर डी गांगुली उसके सेक्रेटरी हुआ करते थे। उसमें है कि वो कितने रुपए का उस वक्त बकरी का दूध मंगाया गया। फिर उन्होंने शाम के नंबर पे 4 बजे के बाद KM स्कूल के मैदान में उद्बोधन किया। सारे ज़िले के बच्चे, महिलाएं और पुरुष हाथ की काती हुई सूत से बने हुए कपड़े खद्दर के पहन करके आए थे और उनको 644 रुपये की इकट्ठा करके थैली दी गई थी। वो थैली बाद में जाते हुए वो ठाकुर जसवंत सिंह जो गांधी स्टोर के मैनेजर थे, उनको खादी के प्रचार प्रसार के लिए गांधी जी दे गए थे। तो बाबूजी ने हमें गांधी जी के विषय में भी जानकारी दे दी है। अब हमारे जो प्रथम राष्ट्रपति थे, तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उनका भी धामपुर आगमन हुआ था। तो बाबूजी से मैं उस विषय में भी जानकारी चाहूँगा। मैं आया हूँ तो आज देखिए ऐसा है कि 1929 के दौर के बाद जब 1933-1934 का दौर आया तो कांग्रेस ने फिर अपने लीडरान को, बड़े बड़े नेताओं को भारत के अलग अलग हिस्सों में भेजा। उस वक्त हमारा जिला अलॉट हुआ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के लिए। वो उस ज़माने में पटना हाई कोर्ट में वकालत किया करते थे। उनका जब प्रोग्राम लगा, वो सन 34 और 35 के बीच का किस्सा है। स्पष्ट तारीखें कौन सी थी वो तो कहीं नहीं मिलता, किसी इतिहासकार ने नहीं लिखा, लेकिन इतना ज़रूर मिलता है कि सन 34 और 35 के बीच में वो आए थे। तो हमारे धामपुर से उत्तरी क्षेत्र में एक अफजलगढ़ कस्बा है, वहाँ भी उनको मीटिंग करने की अंग्रेज़ कलेक्टर ने धारा 144 CRPC के प्रतिबंध लागू करके इजाज़त नहीं दी थी। फिर उनको धामपुर में कोशिश की गई, यहाँ भी प्रतिबंध लागू कर दिए कलेक्टर ने। तब उनको धामपुर के रेलवे लाइन के दक्षिण में स्थित मौजमपुर जैतरा गाँव में ला करके उनकी सभा कराई गई थी। और हमें गर्व है कि आज वहीं नियत स्थान, उसी स्थान पर तो नहीं लेकिन उसी मौजमपुर जैतरा गांव सभा के क्षेत्र में हमारी तमाम कचहरी बनी हुई हैं, हमारी तमाम अदालतें बनी हुई हैं और हम वहाँ वकालत करते हैं। और ख़ास बात ये कि अभी जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी राष्ट्रपति बन गए तब 1961 में उनके ही प्रयत्नों से एडवोकेट्स एक्ट पास हुआ जो 1962 से लागू हुआ। उसके अंतर्गत एडवोकेट लोगों को रजिस्ट्रेशन दिए गए। तो हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के जन्मदिन को हर साल 3 दिसंबर को एडवोकेट्स डे, अधिवक्ता दिवस के रूप में मनाते हैं। तो बाबूजी, मैंने अपने सभी सब्सक्राइबर से और दर्शकों से ये कहा था कि धामपुर जो है वास्तव में बहुत गर्व करने वाला स्थान है हम लोगों के लिए। धामपुर में हमारे पास बहुत कुछ ऐसा है जो धामपुर को उत्तर प्रदेश ही नहीं अपितु पूरे भारतवर्ष में एक विशिष्ट पहचान दिलाता है। और मैं उसका भी एक उदाहरण और दूंगा आपको। धामपुर में एक मोहल्ला है, मोहल्ला लोहारी सराय, जिसे हम लोग बंदूक चान के भी नाम से जानते हैं। और ऐसा कहा जाता है और सुना है मैंने लोगों से कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो वहाँ से कुछ कारीगर बंदूकें बनाने के लिए धामपुर से जर्मनी भेजे गए थे। अब उसके पीछे क्या सच्चाई थी और क्या जो है कथा है, तो वो बाबूजी ही बताएंगे हमें। देखिए ऐसा है, धामपुर नगर को उस ज़माने में जब बसाया गया होगा तो नगर नियोजन के तौर पर जिन लोगों ने मोहल्ले के नाम रखे होंगे, मैं उनकी दाद देता हूँ, उनको साधुवाद देता हूँ कि यहाँ पर उन्होंने आन जो है वो हर एक के साथ में रखा आखिर में। जैसे मोहल्ला बंदूकचियान, खातियान, गुजरातियान, साहूवान और आपका कहारान, अफगानान, इस तरह से बक्कालान, इस तरह से उन्होंने नाम रखे। बंदूकचान मोहल्ले में अधिकतर वो कारीगर रहते थे जो लोहे का सामान बनाते थे, जैसे कुट्टी काटने के ब्लेड्स होते हैं और आपका हथौड़ा होता है, आपका चिमटा होता है, आपका फावड़ा होता है और आपका तसला है, परात है, तवा है, ये सारी चीज़ें वो बनाते थे। बनाते बनाते वो इतने सिद्धहस्त हो गए कि जब जापान से लड़ाई चल रही थी द्वितीय विश्व युद्ध के नाम पर, तब अंग्रेज़ सरकार का यहाँ पर अधिपत्य था। उन्होंने बंदूकचान मोहल्ले के सिद्धहस्त कारीगरों को लेकर के और जर्मनी भेजा। वहाँ काफ़ी दिनों तक वो रहे। उन्होंने डाई तैयार की, विभिन्न हथियारों की, विभिन्न बंदूकों की, और उनके आधार पर वहाँ पर कारखानों में बंदूकें और तमाम दुनिया भर के हथियार बनाए गए। तो उसकी प्रसिद्धि और उसका श्रेय बंदूकचान मोहल्ले के कारीगरों को जाता है। तो बाबूजी, ये बात जो है काफ़ी हद तक जो है सत्य है, ये सत्य घटना है। ये सत्य घटना है। और जब उत्तर प्रदेश सरकार के नगर नियोजन विभाग ने धामपुर में नक्शा पास करने के लिए एक प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी की स्थापना की और उसके बारे में एक बुकलेट प्रकाशित की गई, उस बुकलेट में इस घटना का जिक्र है। तो देखिए, बाबूजी ने आज जो है बहुत सारी जानकारी हमें दे दी है। और अब मैंने जो उदाहरण दिए थे आपको, 3 उदाहरण दिए कि धामपुर शुगर मिल, एशिया की सबसे बड़ी शुगर इंडस्ट्री हमारे यहाँ है, DSM ग्रुप। तो मैं उसके विषय में बाबूजी से कुछ ना कुछ पूछूंगा भाई।
देखिए, जहाँ तक शुगर मिल का सवाल है तो बरेली के एक सेठ मुरलीधर हुआ करते थे, उन्होंने आकर के रानी माँ से ये निवेदन किया कि मुझे कुछ ज़मीन आप लीज़ पर दे दीजिए, तो यहाँ के जो गन्ना उत्पादक लोग हैं मैं उनके लिए एक शुगर मिल की स्थापना करूँगा। रानी साहिबा से लीज़ की बात तय हुई, शर्तें उसकी तय हुई, 99 साल का लीज़ दिया गया, वो एक शुगर मिल बना। बाद में उन्होंने शुगर मिल को जब गन्ना किसानों के द्वारा कम दिया जाने लगा तो वो खुद आए, और आने के बाद में उन्होंने अफजलगढ़ क्षेत्र में, चिरकोट क्षेत्र में, वहाँ पर 2 एग्रीकल्चर फॉर्म गन्ना उत्पादन के लिए लगाए। एक का नाम मुरली एग्रीकल्चर फॉर्म रखा गया, दूसरे का नाम रामगंगा एग्रीकल्चर फॉर्म रखा गया। और वहाँ से काफ़ी दूरी थी, वहाँ से गन्ना ढोने के लिए धामपुर शुगर मिल तक लाइट रेलवे बनाई गई गवर्नमेंट से परमिशन लेकर। वो जैसे आपने देखा होगा कोयला खदानों से और रेलवे स्टेशनों रेलवे के वैगन्स में लाने के लिए छोटी छोटी ट्रालियाँ चलती हैं, जैसा काला पत्थर पिक्चर में भी आपने देखी होगी, वहाँ ट्रॉली चलती हैं। उसी तरह की रेलवे लाइन यहाँ बिछाई गई थी शुगर मिल से लेकर के शेरकोट की ओर। खो के ऊपर बल्लियों का पुल बनाया जाता था, उसके बाद वो अफजलगढ़ की तरफ जाती थी, और दोनों एग्रीकल्चर फार्मों से गन्ने को लेकर के, और रास्ते में सेंटर बनाए गए थे उस क्षेत्र में। किसान उत्पादक जो थे वो अभी अपना गन्ना सेंटर पे देते थे, वो भी उन्हीं ट्रालियों के द्वारा शुगर मिल तक पहुंचाया जाता था। और शुगर मिल है, और हमारे यहाँ अब उन्होंने उसमें पावर प्लांट भी लगाया हुआ है, एथेनॉल लगा रहे हैं, और वो कई चीज़ें और बना रहे हैं। देखिए, आप बाबूजी के मुख से जो है 2 या 3 बार रानी साहिबा सुन चुके होंगे। तो रानी साहिबा कौन थी, मैं इसके विषय में आपको बता दूं। हमारे यहाँ शेरकोट रियासत हुआ करती थी, और जिनका जो है निजी स्थान जो है हमारे यहाँ रानीबाग कॉलोनी है, उसमें महल है रानी साहिबा का, और उनका नाम था रानी फूल कुंवरी साहिबा, और उनके पति का नाम था रणजीत सिंह जी। तो मेरा ये अंतिम सवाल है, इसके बाद में अगर कुछ और याद आ गया तो बाबूजी फिर मैं वो भी पूछ लूँगा। ऐसा नहीं है कि मैं अंतिम कह रहा हूँ तो अंतिम हो जाएगा ये। तो बाबूजी आप तो एक तो ये बताइए हमें कि रानी साहिबा, क्योंकि रानी साहिबा का धामपुर के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हमारे यहाँ RSM इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज उन्हीं की देन है, और उन्हीं के द्वारा इनकी स्थापना की गई थी। तो बाबूजी आप हमें रानी साहिबा के विषय में जानकारी और उपलब्ध कराइए। देखिए, धामपुर से उत्तरी दिशा में लगभग 5 किलोमीटर दूर एक नदी बहती है, खो नदी, जो कोटद्वार की तरफ से आती है, जहाँ कोटद्वार पे बाबा सिद्धवली महाराज का, हनुमान जी का मंदिर सिद्धवली पीठ वहाँ मौजूद है, लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो एक पड़ाव तो वहाँ है कोटद्वार में, और दूसरा पड़ाव ये यहाँ पर शेरकोट का है। शेरकोट के बारे में ये कहा जाता है कि हिंदुस्तान में शेरशाह सूरी नाम के बादशाह ने जब यहाँ हुकूमत की, तब उसने यहाँ शेर का शिकार करने के लिए अपना ठिकाना बनाया था, और उसके कर्मचारी वगैरह यहाँ रहा करते थे। कालांतर में जब राज्य बदलते चले गए, बाद में यहाँ राजपूतों की रियासत कायम हुई, और उसमें मुंशी सिंह नाम के एक आदमी जो जमींदार थे, रियासत के मालिक थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट आ चुकी थी, और वहाँ पर ये नियम था कि यदि भविष्य में कोई संतान, पुरुष संतान नहीं होगी, यानी उत्तराधिकारी नहीं होगा, तो वो रियासत अंग्रेज गवर्नमेंट के हक में चली जाएगी। उससे बचने के लिए ये सोचा गया कि कोई पुत्र बिरादरी का गोद ले लिया जाए। तब हमारे यहाँ एक चांदपुर बहुत बड़ा कस्बा है, जो तहसील है, वहाँ राजपूतों की एक स्टेट हुआ करती थी, स्याऊ के स्टेट में, स्याऊ स्टेट से राजपूत परिवार का एक लड़का रंजीत सिंह नाम का शेरकोट में गोद लिया गया, और कालांतर में वो राजा रंजीत सिंह के नाम से मशहूर हुआ। तो रंजीत सिंह स्वयं जिस परिवार में पैदा हुए थे स्याऊ के, उनका गोत्र नरुका था। उसी परिवार में मेरी पत्नी के बाबा उमराव सिंह और उनके पिता बाबू गंगा साहब भी नरुका परिवार के थे, और उसी परिवार में पैदा हुए। तो इस तौर पर मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी ससुराल के परिवार के ही रंजीत सिंह कहाँ गोद लिए गए शेरकोट में, और राजा रंजीत सिंह कहलाए। रानी साहिबा ने अपने एक इंटरव्यू में दैनिक बिजनौर टाइम्स के यशस्वी संपादक श्री बाबू सिंह चौहान को एक इंटरव्यू दिया था, जो एक स्मारिका में प्रकाशित हुआ है, जिसका अंक मेरे पास है। इन्होंने इस बात की पुष्टि उसमें की है कि कुलवणी सिंह का भी वही परिवार था जो रंजीत सिंह का परिवार था। अब रंजीत सिंह का सवाल ये रहा कि काफ़ी कम उम्र में उनकी मृत्यु हो गई, रानी साहब विधवा हो गई। स्टेट को संभालने के लिए जोशी बालादत्त नाम के एक व्यक्ति को मैनेजर बना के लाया गया, और उनकी देखरेख में एक अंग्रेज मेम को यहाँ मंगवाया गया इंग्लैंड से मुस्तकिल तौर पर। उन्होंने रानी साहब को हर चीज़ की लिखाया, पढ़ाया, उठने की, बैठने की, हर चीज़ की उन्होंने तालीम दी, शिक्षा दी। रानी साहब MLC भी बनी, रानी साहब हिंदू महासभा की डिप्टी चेयरमैन भी बनी, और तब क्षत्रिय सभा या क्षत्रिय संघ धामपुर के द्वारा
धामपुर के द्वारा भोला रामपुर नामक एक गांव में जो सिरकोट की ओर जाने वाली सड़क के किनारे स्थित है एक प्राइमरी पाठशाला चलाई रानी साहब से इजाज़त लेकर। फिर उसे उन्होंने जूनियर हाई स्कूल किया। उसके बाद जब उसका खर्चा उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो उन्होंने रानी माँ से कहा, रानी माँ ने सेठ मुरलीधर शुगर मिल वालों से कहा और फिर किसानों से कहा। तब 1 रुपया प्रति मन हर किसान RSM इंटर कॉलेज के लिए दान देता था अपने गन्ने की कीमत से। उससे RSM इंटर कॉलेज बना, जिसे आगे चल के रानी माँ ने जुलाई 1958 में RSM डिग्री कॉलेज का रूप दिया और आगरा यूनिवर्सिटी का वो इस क्षेत्र का, हमारे ज़िले का और बरेली क्षेत्र का सबसे पहला एग्रीकल्चर कॉलेज बना और ज़िले बिजनौर का वो पहला डिग्री कॉलेज स्थापित हुआ। बाबूजी अभी आपने यहाँ एक शब्द बोला मन, तो मन का क्या अर्थ होता है ये बताइए आप। जिसे आज आप क्विंटल कहते हैं तो वो मन था। हाँ, मन शेर छड़ाक की तोल चला करती थी। ये अप्रैल 74 में आकर के जब मीट्रिक प्रणाली शुरू हुई है तब रुपया आना पाई की जगह रुपया पैसा शुरू हो गया और ये जो गज फुट इंच था ये भी बदल दिया गया, मीटर में किलोमीटर में ये बदल दिया गया, जो ये पुरानी इकाई का नाम है। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी बाबूजी ने आज हमें उपलब्ध कराई है। तो सर्वप्रथम बाबूजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपका और दर्शकों का भी धन्यवाद करूँगा और कृतज्ञता कि आपने हमें इतना समय प्रदान किया। और भविष्य में कोई और जानकारी अगर मुझे लेनी होगी तो बाबूजी मैं आपको परेशान करने फिर आऊँगा। अभी बहुत सारी जानकारी बाबूजी के पास ऐसी है जो बाबूजी मुझे उपलब्ध कराएंगे और मैं आप लोगों को उपलब्ध कराऊंगा अपने ब्लॉग के द्वारा। तो ये मेरा पहला एपिसोड है। मैं ये एक सीरीज बनाऊंगा धामपुर की, जो इतिहास के विषय में, धामपुर में क्या क्या मुख्य चीज़ें हैं जो आपको बतानी चाहिए उसके विषय में। अगला वाला एपिसोड रविवार के ही दिन आएगा क्योंकि बाबूजी कोर्ट जाते हैं तो समय नहीं रहता है बाबूजी के पास मंडे टू सैटरडे। बाबूजी ने इतना समय हमें प्रदान किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद उनका। और बहुत एक छोटा सा मैंने प्रयास किया है धामपुर के इतिहास से रूबरू कराने का आपको, और आपको अच्छा लगेगा। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा और मैं आज्ञा चाहूँगा बाबूजी से। बाबूजी नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।